लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, डेल कार्नेगी। पार्ट 6। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। गर्मियों में मैं अक्सर नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता था। व्यक्तिगत रूप से मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, परंतु मैंने यह पाया कि किसी अजीब कारण से मछलियों को कीड़े पसंद थे। इसीलिए जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि मुझे क्या पसंद है। मैं हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम का चारा नहीं लगाता था। इसके बजाय मैं कीड़े को मछली के सामने लटका कर उससे पूछता था, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? क्यों ना हम लोगों को आकर्षित करने के लिए भी इसी कॉमन सेंस का प्रयोग करें। यही ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध में किया, जब किसी ने उनसे पूछा कि वे किस तरह सत्ता में बने रह पाए, जबकि युद्धकाल के दूसरे नेता विल्सन ऑरलैंडो और विलियम भुला दिए गए थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनका जवाब था कि अगर उनके ऊपर बने रहने का कोई कारण बताया जा सकता है तो वह यह कि उन्होंने सीख लिया था कि किस तरह मछली की पसंद के हिसाब से चारा लगाया जाए। हम क्या चाहते हैं, इस बारे में बात करने से क्या फ़ायदा? यह तो बचपना है, मूर्खता है। जाहिर है कि आप जो चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है, आपकी उसमें गहरी और प्रबल रुचि है, परंतु किसी और की उसमें कोई रुचि नहीं है। हम सभी आप ही की तरह हम सब अपने आप में रुचि लेते हैं। इसलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। जब आप कल किसी से कोई काम करवाना चाहे तो इस बात को याद रखें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दें तो आप पहले डांटिए मत, उन्हें भाषण मत दीजिए, यह मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय उन्हें यह समझाइए कि अगर वे सिगरेट पिएंगे तो वे कभी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलेटिक्स का कप नहीं जीत पाएंगे। चाहे आप बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हो या मवेशियों या चिंपांजियों के साथ, आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक दिन रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन और उनका पुत्र एक बछड़े को तबेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने अपनी इच्छाओं के हिसाब से सोचने की आम गलती कर दी। इमर्सन धक्का दे रहे थे और उनका पुत्र खींच रहा था, परंतु बछड़ा वही कर रहा था जो वे लोग कर रहे थे। वे भी केवल अपनी इच्छा के बारे में सोच रहा था, इसीलिए उसने अपने पैर सख्ती से जमा लिए और मैदान छोड़कर तबेले की तरफ बढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ। इसलिए नौकरानी ने यह दृश्य देखा। वह निबंध और पुस्तकें तो नहीं लिख सकती थी, परंतु कम से कम इस मौके पर उसमें इमर्सन से ज़्यादा कॉमन सेंस था। उसने इस बारे में सोचा कि बछड़ा क्या चाहता है, इसलिए उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में रख दी। बछड़ा मज़े से उसकी उंगली चूसते हुए उसके पीछे पीछे तबेली की तरफ चल दिया। जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपने जो कुछ भी किया है वह इसलिए किया है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ हासिल करना चाहा है। आपने रेड क्रॉस में जो चंदा दिया था वह भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आपने रेड क्रॉस में चंदा इसीलिए दिया क्योंकि आप लोगों को मदद करना चाहते थे। आप एक सुंदर, निस्वार्थ, दैवी कार्य करना चाहते थे। जितना भी तुम मेरे इस गरीब भाइयों की मदद के लिए करते हो वह तुम मेरे लिए करते हो। अगर आपके मन में ऐसा करने की चाहत आपके पैसे की चाहत से ज़्यादा ना होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते। या तो हो सकता है कि आपने यह चंदा इसीलिए दिया हो क्योंकि आपको इनकार करने में शर्म आ रही हो, या किसी ग्राहक ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा हो। परंतु एक बात तो तय है, आपने रेड क्रॉस में योगदान इसीलिए दिया क्योंकि आप कुछ चाहते थे। अपनी प्रसिद्धि पुस्तक इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर में हैरी ओवरस्ट्रीट ने लिखा है, कर्म पैदा होता है हमारी मूलभूत इच्छा से, और बिजनेस, घर, स्कूल और राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को सबसे बढ़िया सलाह यही दी जाती है, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में
काम करने की प्रबल इच्छा जगाए। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। एंड्रयू कार्नेगी गरीबी में पले स्कॉटलैंड के किशोर थे, जिन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत 2 सेंट प्रति घंटे के काम से की थी और बाद में उन्होंने $365 मिलियन दान में दिए। उन्होंने जीवन की शुरुआत में ही सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका सामने वाले की इच्छाओं के बारे में बात करना है। वे केवल 4 साल तक ही स्कूल गए थे, परंतु उन्होंने यह सीख लिया था कि लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है। एक बार की बात है, उनकी एक रिश्तेदार अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। वे येल में थे और इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी। यही नहीं, वे अपनी चिंतित माँ की चिट्ठियों का जवाब भी नहीं देते थे। यह सुनकर कार्नेगी ने $100 की शर्त लगाई कि वे लौटती डाक से अपनी चिट्ठी का जवाब मांग कर दिखाएंगे और मज़ेदार बात यह कि वे जवाब देने का आग्रह भी नहीं करेंगे। जब शर्त लग गई तो कार्नेगी ने अपने भतीजों को एक बातूनी चिट्ठी लिखी और बाद में लिख दिया कि वे हर एक को $5 का नोट चिट्ठी के साथ भेज रहे हैं, परंतु कार्नेगी ने साथ में नोट भेजने का कष्ट नहीं किया। लौटती डाक से उसकी चिट्ठियों का सचमुच जवाब आया, जिसमें प्यारे अंकल एंड्रयू को धन्यवाद दिया गया था और आप खुद समझ सकते होंगे कि इसके बाद क्या लिखा होगा। अपनी बात मनवाने का एक और उदाहरण क्लीवलैंड ओहियो के स्टेन नोवाक का है, जिन्होंने हमारे कोर्स में भाग लिया। स्टेन जब एक दिन शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका सबसे छोटा पुत्र टिम ड्राइंग रूम में फर्श पर बैठा बैठा पैर चला रहा है और चीख रहा है। उसे अगले दिन किंडरगार्टन स्कूल जाना शुरू करना था और वह स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। स्टेन की सामान्य प्रतिक्रिया यह होती कि वह बच्चे को उसके कमरे में भेज दे और उसे सख्ती से कहे कि उसे स्कूल जाना ही है और उसे स्कूल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, परंतु उस शाम उसे यह एहसास हुआ कि अगर ऐसा किया गया तो टिम सही मानसिकता से स्कूल नहीं जाएगा। इसीलिए स्टेन बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं टिम होता तो मैं स्कूल जाने के लिए क्यों उत्साहित होता। उसने और उसकी पत्नी ने कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ों की सूची बनाई जिसमें टिम की रुचि थी, जैसे फिंगर पेंटिंग, गाना गाना, नए दोस्त बनाना। फिर वे लोग काम में जुट गए। हम सब ने किचन की टेबल पर फिंगर पेंटिंग शुरू कर दी। मेरी पत्नी लिल, मेरे बड़े पुत्र बॉब और मुझे इसमें मज़ा आ रहा था। जल्दी ही टिम ने दरवाजे के बाहर से झांका। कुछ समय बाद उसने हमसे आग्रह किया कि हम इस खेल में उसे भी शामिल कर लें। अरे नहीं, तुम्हें फिंगर पेंट करना सीखने के लिए पहले किंडरगार्टन जाना पड़ेगा। अपनी आवाज़ में पूरा उत्साह भरकर मैं उसके पहलू से उसे समझ में आने वाली भाषा में उसे बताता रहा कि किंडरगार्टन में जाने से उसे कितनी मज़ेदार बातें सीखने को मिलेगी। अगली सुबह मुझे लग रहा था कि मैं सबसे जल्दी उठ गया था, परंतु मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि टिम लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं किंडरगार्टन जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं लेट नहीं होना चाहता। हमारे पूरे परिवार के उत्साह ने टीम में वह प्रबल आकांक्षा जगा दी थी किसी चर्चा या धमकी से पैदा नहीं हो सकती थी। हो सकता है कि कल आप किसी को किसी बात के लिए राजी कराना चाहते हो। कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुककर खुद से पूछे, मैं इस आदमी या औरत से ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ। इस सवाल से हमें यह लाभ होगा कि हम बिना सोचे समझे किसी भी परिस्थिति में कूदने से और अपनी इच्छाओं के बारे में फालतू की बातें करने से बच जाएंगे। बहुत पहले मैं न्यूयॉर्क के एक होटल के बॉलरूम को 20 रातों के लिए किराए पर लेता था ताकि मैं वहाँ पर अपनी व्याख्यानमाला आयोजित कर सकूं। एक सीजन की शुरुआत में मुझे अचानक यह सूचना दी गई कि मुझे पहले से लगभग 3 गुना किराया देना पड़ेगा। यह खबर मुझ तक पहुंचने से पहले ही टिकट बढ़ चुके थे और व्याख्यानमाला का सारा प्रचार हो चुका था। जाहिर था कि मैं बढ़ा हुआ किराया नहीं देना चाहता था, परंतु होटल वालों ने इस बारे में बात करने से क्या ही फ़ायदा
क्या चाहता था। होटल का मैनेजर मेरी इच्छाओं के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता था। 2 दिन बाद मैं मैनेजर से मिलने गया। मैंने मैनेजर से कहा, मुझे आपका पत्र पढ़कर पहले तो धक्का लगा, पर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैंने भी शायद इसी तरह का पत्र लिखा होता। होटल का मैनेजर होने के नाते अधिकतम लाभ कमाना आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और निकाल देना चाहिए। अब आइए एक कागज़ लेकर यह लिखें कि किराया बढ़ाने से आपको कौन कौन से लाभ और हानियाँ होगी। मैंने एक कागज़ उठाया, उस पर बीचों बीच एक लाइन खींची और एक कॉलम में फ़ायदे और दूसरे कॉलम में नुकसान शीर्षक डाल दिया। मैंने लाभ वाले कॉलम में लिखा बॉलरूम फ्री। फिर मैंने कहा, आपको यह फ़ायदा होगा कि डांस और दीगर समारोहों के लिए आपका बॉलरूम खाली रहेगा। यह एक बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि आपको इस आयोजनों से ज़्यादा किराया मिल जाएगा। जबकि अगर आप व्याख्यानमाला के लिए यह बॉलरूम किराए पर देते हैं तो इसमें आपको कम पैसे मिलेंगे। अगर मैं 20 रातों तक इस बॉलरूम में डेरा डाले रहूँगा तो इससे निश्चित रूप से आपके हाथ में से फ़ायदेमंद बिजनेस के कई मौके निकल जाएंगे। अब हम हानियों पर ध्यान देते हैं। पहली बात तो यह कि मुझसे अपनी आमदनी बढ़ाने के बजाय आप अपनी आमदनी घटा रहे हैं। दरअसल आपको बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी, क्योंकि आपने जितना किराया मांगा है मैं उतना किराया नहीं दे सकता। मजबूरन मुझे यह व्याख्यानमाला किसी दूसरी जगह आयोजित करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक और नुकसान भी होगा। व्याख्यानमाला के बहाने बहुत से सुशिक्षित और सुसंस्कृत लोग आपके होटल में आते हैं। यह आपके लिए अच्छा खासा विज्ञापन हो जाता है। देखा जाए तो अगर आप अखबारों में विज्ञापन देने में $5000 खर्च करें तो भी आपके होटल में इतने लोग नहीं आएंगे जितने कि इस व्याख्यानमाला के माध्यम से आ जाते हैं। यह होटल के लिए अच्छी पब्लिसिटी है ना, है ना? बोलते समय मैंने इन दोनों नुकसानों को उनके निर्धारित कॉलम में लिख दिया और उस कागज़ को मैनेजर को देते हुए कहा, मैं चाहूँगा कि आप अपने होटल को होने वाले फ़ायदों और नुकसानों पर सावधानीपूर्वक विचार करें और फिर मुझे अपना अंतिम निर्णय बता दें। अगले ही दिन मुझे उसका पत्र मिला। उसमें लिखा हुआ था कि मेरा किराया 300% के बजाय केवल 50% ही बढ़ाया गया है। गौर फरमाए, मुझे यह छूट तब मिली जब मैंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था कि मैं क्या चाहता था। मैंने सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की रुचि के हिसाब से सोचा और उसे यह बताया कि वह अपनी मनचाही चीज़ कैसे हासिल कर सकता था। मान लीजिए इसके बजाय मैंने वही किया होता जो स्वाभाविक तौर पर हम सभी करते हैं, यानी मैं उसके ऑफिस में घुस गया होता और उससे कहता, मेरा किराया 3 गुना बढ़ाने का क्या मतलब है, जबकि आप जानते हैं कि टिकट छप चुके हैं और प्रचार हो चुका है। 3 गुना किराया, यह तो ज़्यादती है, बेवकूफ़ी है। मैं इतना किराया हरगिज़ नहीं दूंगा। तब क्या हुआ होता? एक बहस जिसमें दोनों तरफ से गर्मागर्मी होती, तनातनी होती, और आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की बहस का अंत किस तरह होता है। चाहे मैं उससे उसकी गलती मनवा लेता, परंतु अपने गर्व के कारण वह झुकने के लिए कभी तैयार नहीं होता और मेरी बात कभी नहीं मानता। मानवीय संबंधों की कला के बारे में हेनरी फोर्ड ने बड़ी सुंदर सलाह दी है। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हम में यह क्षमता हो कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सके और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सके। यह इतना बढ़िया कोटेशन है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हम में सामने वाले का नज़रिया समझने की योग्यता हो और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सके। यह इतना आसान है, इतना स्पष्ट है कि इसकी सच्चाई हमें पहली नज़र में ही समझ में आ जानी चाहिए, परंतु फिर भी 90% लोग 90% से भी ज़्यादा समय इसे नज़रअंदाज करते हैं। एक उदाहरण, आज सुबह डाक से आए पत्रों को देखिए और आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर लोग कॉमन सेंस के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। इस पत्र को ही ले जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रेडियो डिपार्टमेंट के प्रमुख ने लिखा है, जिसके ऑफिस पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। यह पत्र देश भर के सभी स्थानीय रेडियो स्टेशनों के मैनेजरों को भिजवाया गया था। मैंने ब्रैकेट से हर पैराग्राफ के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। मिस्टर जॉन ब्लैक
ब्लैकविलो, इंडियाना। डियर मिस्टर ब्लैक, कंपनी रेडियो के क्षेत्र में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के शिखर पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। इस बात की किसे परवाह है कि तुम्हारी कंपनी क्या चाहती है? मैं अपनी खुद की समस्याओं को लेकर परेशान हूँ। बैंक मेरे घर के कर्ज को फोरक्लोज कर रही है। स्टॉक मार्केट कल नीचे गिर गया। मेरी आज सुबह की 8:15 बजे वाली ट्रेन छूट गई। मुझे पिछली रात को जॉन्स परिवार ने के यहाँ होने वाले डांस में नहीं बुलाया गया। डॉक्टर कहता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और न्यूराइटिस और डैंड्रफ भी है। इसके बाद क्या होता है? मैं हैरान परेशान ऑफिस आता हूँ, अपनी डाक खोलता हूँ और वह न्यूयॉर्क में बैठा कोई घमंडी आदमी इस बात की सेखी बघाड़ता है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है। बकवास! अगर उसे इस बात का एहसास होता कि इसके पत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसे एडवर्टाइजिंग बिजनेस को छोड़कर सिप डिप बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया होता। इस एजेंसी के राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स नेटवर्क के आधार स्तंभ थे। हम हर साल इतना अधिक विज्ञापन करते हैं कि हम बाकी एजेंसियों से आगे हैं और इस बिजनेस में नंबर 1 पर है। तुम बहुत बड़े हो, अमीर हो और नंबर 1 हो, क्या सचमुच? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तुम अमेरिका के जनरल मोटर्स और जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल स्टाफ जितने बड़े हो जाओ, अगर तुम में चिड़िया जितनी भी बुद्धि होती तो तुम्हें यह एहसास होना चाहिए था कि मेरी रुचि इस बात में है कि मैं कितना बड़ा हूँ, ना कि इस बात में कि तुम कितने बड़े हो। तुम्हारी इस अभूतपूर्व सफलता की चर्चा में मैं खुद को छोटा और महत्वहीन समझने लगा हूँ। हम चाहते हैं कि रेडियो द्वारा अपने ग्राहकों की ऐसी सेवा करे जो सबसे बेहतर हो। तुम चाहते हो वज्र मूर्ख, मेरी इस बात में कोई रुचि नहीं कि तुम क्या चाहते हो या अमेरिका का राष्ट्रपति क्या चाहता है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता दूं कि मेरी रुचि इस बात में है कि मैं क्या चाहता हूं और तुमने अपनी बेवकूफ़ी भरे इस पत्र में अब तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। इसलिए क्या आप कंपनी का नाम साप्ताहिक स्टेशन जानकारी की अपनी विशेष सूची में जोड़ेंगे? बुद्धिमत्तापूर्ण बुकिंग टाइम के लिए विस्तृत जानकारी एजेंसी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। विशेष सूची तुम्हारी यह मजाल। पहले तो तुमने अपनी कंपनी का गुणगान करके मुझे महत्वहीन होने का एहसास कराया और अब तुम मुझसे यह अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी का नाम विशेष सूची में लिख दूंगा। और तो और तुमने इस आग्रह के साथ कृपया लिखने का कष्ट भी नहीं किया। इस पत्र की तत्काल पावती भेजे और बताए कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। आशा है कि पारस्परिक सहयोग से हम दोनों को ही लाभ होगा। अरे मूर्ख, तुमने मुझे एक घटिया सा पत्र भेजा, एक ऐसा पत्र जो पतझड़ की पत्तियों की तरह इधर उधर बिखरा हुआ है। और जब मैं अपने कर्ज, अपने ब्लड प्रेशर के बारे में चिंतित हूँ, उस समय तुम मुझसे यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं बैठकर तुम्हारे पत्र की पावती भेजूँ, और वह भी तत्काल। तत्काल से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं भी उतना ही व्यस्त हूँ जितने कि तुम, या कम से कम मैं अपने आप को व्यस्त समझना पसंद करता हूँ। और जब इस विषय पर बात कर ही रहे हैं तो यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओ। तुम कहते हो कि इससे हम दोनों को ही लाभ होगा। आखिरकार तुमने मेरे नज़रिए से देखा तो सही, परंतु इसमें मुझे क्या लाभ होगा, इस बारे में तो तुमने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा। आपका जॉन डो, मैनेजर, रेडियो डिपार्टमेंट। पुनश्च ब्लैकविले जनरल से संलग्न रिप्रिंट आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने स्टेशन पर ब्रॉडकास्ट करना चाहेंगे। आखिरकार पुनश्च वाले कॉलम में तुमने किसी ऐसी चीज़ का जिक्र किया है जो मेरे काम की है। तुमने इसी बात से अपना पत्र शुरू क्यों नहीं किया? परंतु अब क्या फ़ायदा? कोई भी एडवर्टाइजिंग का आदमी जो इतनी सारी बकवास लिखने का अपराधी हो, वह ज़रूर किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होगा। तुम्हें यह जानने की क्या ज़रूरत है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो अपनी थायराइड ग्लैंड में थोड़े से आयोडीन की ज़रूरत है। जिन लोगों ने अपना जीवन एडवर्टाइजिंग में समर्पित किया है और जो लोग दूसरे लोगों को खरीदने के लिए प्रभावित करने की कला के विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, अगर वे लोग ही ऐसी चिट्ठी लिखते हैं तो हम बुचर और बेकर या ऑटो मैकेनिक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ एक और पत्र दिया जा रहा है। एक बड़े फ्रंट
टर्मिनल की सुपरिटेंडेंट ने हमारे कोर्स में एक विद्यार्थी एडवर्ड वर्मिन को लिखा था। इस पत्र का पाने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले इसे पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। ए झैरेगाज सन्स इंक 28 फ्रंट स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। प्रति मिस्टर एडवर्ड विरमिल महोदय, चूँकि हमारे ग्राहक अपना अधिकांश माल शाम को भिजवाते हैं, इसीलिए उस माल को बाहर भिजवाने में हमें काफ़ी मुश्किल आती है। इस वजह से हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है। हमारे कर्मचारियों को ओवर टाइम करना पड़ता है। हमारे ट्रक देर से निकल पाते हैं और कई बार तो माल भी देर से पहुँच पाता है। 10 नंबर को आपकी कंपनी ने 510 वस्तुओं का लॉट हमारे यहाँ भेजा, जो हमें शाम को 4:20 पर मिला। देर से माल मिलने के कारण होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। क्या हम आपसे यह अपेक्षा रख सकते हैं कि जब भी आपको माल भिजवाना हो, जैसा उक्त दिनांक को हुआ था, तो आप यह कोशिश करें कि या तो आपका ट्रक हमारे यहाँ जल्दी पहुँच जाए या फिर आप माल का कुछ हिस्सा सुबह भिजवा दें। इस तरह की व्यवस्था से आपको यह लाभ होगा कि आपके ट्रक जल्दी खाली हो जाएंगे और आपको यह निश्चिंतता भी होगी कि आपका माल सही समय पर उसी दिन रवाना हो जाएगा। आपका जेबी सुपरिटेंडेंट। इस पत्र को पढ़कर झैरेगाज सन्स इंक ने सेल्स मैनेजर मिस्टर वर्मिलन की प्रतिक्रिया क्या हुई, या उन्होंने मुझे लिखकर भिजवाई। इस पत्र का मुझ पर उल्टा ही असर हुआ। इस पत्र की शुरुआत में उन्होंने अपनी समस्याओं का रोना रोया था, जिसमें मेरी जरा भी रुचि नहीं थी। फिर हमसे सहयोग मांगा था और इस बात की कतई विचार नहीं किया गया था कि इसमें क्या असुविधा होगी, और आखिरी पैराग्राफ में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि अगर हम सहयोग करेंगे तो इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि हमारा माल उसी दिन तत्काल रवाना हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, जिन बातों में हमारी सबसे ज़्यादा रुचि थी उसे सबसे बाद में लिखा गया था, और इसीलिए पत्र का प्रभाव सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक पड़ा। चलिए देखते हैं कि क्या इस पत्र में हेरफेर करके हम इसे सुधार सकते हैं। हम अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। हम हेनरी फोर्ड की दी हुई हिदायत का ध्यान रखेंगे कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सके और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सके। इस पत्र को रिवाइज करने का एक तरीका यह है हो सकता है कि यह सर्वश्रेष्ठ तरीका ना हो, परंतु क्या यह पिछले पत्र से बेहतर नहीं है? मिस्टर एडवर्ड वर्मिन ए झैरेगाज सन्स इंक 28 फ्रंट स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11,201। प्रिय मिस्टर वर्मिन, आपकी कंपनी पिछले 14 सालों से हमारी अच्छी ग्राहक है। स्वाभाविक रूप से हम इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि आप इतने लंबे समय से हमारे ग्राहक हैं। हम आपको बेहतर और त्वरित सेवाएं देना चाहते हैं जिनके आप हकदार हैं, परंतु हमें खेद है कि जब आपके ट्रक शाम को देर से माल लेकर हमारे यहाँ आते हैं, जैसा 10 नवंबर को हुआ था, तो हमारे लिए ऐसा करना हमेशा संभव नहीं हो पाता। ऐसा क्योंकि कई दूसरे ग्राहक भी शाम को देर से अपना माल भिजवाते हैं। जाहिर है इस वजह से हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आपके ट्रकों को यहाँ पर ज़्यादा देर तक बेवजह रुकना पड़ता है, और इस कारण कई बार तो आपका माल भी देर से पहुँचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे बचा जा सकता है। अगर आप अपना माल यथासंभव सुबह के समय पहुँचा दें तो आपके ट्रक जल्दी खाली हो सकेंगे, आपका माल बिना देरी के समय पर पहुंच सकेगा, और हमारे कर्मचारी आपके बनाए हुए मैकरोनी और नूडल्स का बेहतरीन डिनर लेने के लिए जल्दी घर पहुंच सकेंगे। वैसे आपका माल कभी भी आए, हमें आपको त्वरित सेवा देने में खुशी होगी। आप व्यस्त होंगे, इसलिए कृपया इस पत्र का जवाब देने का कष्ट ना करें। आपका जेवी सुपरिटेंडेंट। न्यूयॉर्क के इस एक बैंक के काम करने वाली बारबरा एंडरसन अपने बच्चे के स्वास्थ्य के कारण फिनिक्स, एरिजोना में रहना चाहती थी। हमारे कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए उसने फिनिक्स के 12 बैंकों को यह पत्र लिखा। डियर सर, आपकी तेज़ी से बढ़ रही बैंक के लिए मेरा 10 वर्ष का अनुभव काफ़ी काम
का हो सकता है। न्यूयॉर्क की बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में ब्रांच मैनेजर के वर्तमान पद तक आते आते मैं कई पदों पर काम कर चुकी हूँ। मैं बैंकिंग के सभी पहलुओं के काम जैसे क्रेडिट, लोन, टेलर और प्रशासन इत्यादि अच्छी तरह सीख चुकी हूँ। मैं मई के फिनिक्स में रहने के लिए आ रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं आपकी बैंक के विकास और लाभ में अपना योगदान दे सकती हूँ। मैं 3 अप्रैल वाले सप्ताह में फिनिक्स में रहूँगी और मैं आपको यह दिखाना चाहूँगी कि मैं किस तरह आपके बैंक के लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। धन्यवाद, बारबरा एल एंडरसन। आपको क्या लगता है, मिसेज एंडरसन को इस पत्र का जवाब मिला होगा? 12 में से 11 बैंकों ने उन्हें इंटरव्यू का लेटर भेजा और उनके पास विकल्प था कि वे नौकरी के लिए अपनी पसंद का बैंक चुन सके। क्यों? क्योंकि मिसेज एंडरस ने यह नहीं बताया कि वे क्या चाहती थी, बल्कि अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि वे किस तरह उनकी मदद कर सकती थी, और उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी इच्छाओं पर दिया था, उनकी इच्छाओं पर दिया था, अपनी इच्छाओं पर नहीं। हजारों सेल्समैन आज फुटपाथ पर निराश, हताश और थके हुए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वे कभी यह सोचते ही नहीं कि आप या मैं कोई चीज़ खरीदना नहीं चाहते, परंतु हम दोनों ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में हमेशा रुचि रखते हैं। अगर सेल्समैन हमें यह बता सके कि उनकी सेवाओं या माल से हमारी समस्याएं किस तरह सुलझ सकती है, तो उन्हें अपना सामान बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप उनका सामान खरीदेंगे और ग्राहकों को यह नहीं लगना चाहिए कि उन्हें सामान बेचा जा रहा है, बल्कि उन्हें यह लगना चाहिए कि वे सामान खरीद रहे हैं। फिर भी बहुत से सेल्समैन जिंदगी भर ग्राहक के नज़रिए से स्थिति को नहीं देख पाते। एक उदाहरण ले, मैं कई साल फॉरेस्ट हिल्स में रहा, जो ग्रेटर न्यूयॉर्क के केंद्र में निजी मकानों की छोटी सी कॉलोनी थी। एक दिन जब मैं स्टेशन की तरफ तेजी से जा रहा था, तो मेरी मुलाकात एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से हुई, जो उस इलाके में बरसों से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम कर रहा था। उसे फॉरेस्ट हिल्स की अच्छी जानकारी थी, इसलिए मैंने उससे जल्दी से पूछा कि मेरा स्टोको घर किस चीज़ से बना है, मेटल लेथ से या होलो टाइल से। उसने कहा कि उसे नहीं मालूम, और उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं पहले से ही जानता था कि मैं यह जानकारी फॉरेस्ट हिल्स गार्डन एसोसिएशन से ले सकता हूँ। अगली सुबह मुझे उसका पत्र मिला। क्या उसने पत्र में मेरे द्वारा चाहिए जानकारी दी? उसे वह जानकारी टेलीफोन के माध्यम से 1 मिनट में मिल सकती थी, परंतु उसने इतना सा कष्ट भी नहीं किया। उसने मुझे एक बार फिर बताया कि मैं टेलीफोन करके यह जानकारी ले सकता हूँ, और इसके बाद उसने यह आग्रह किया कि मैं उससे अपना बीमा करवा लूँ। मेरी मदद करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह केवल खुद की मदद करने में दिलचस्पी ले रहा था। बर्मिंघम अलाबामा के जे हॉवर्ड ल्यूकास ने हमें एक ही कंपनी के 2 सेल्समैनों के बारे में बताया, जिन्होंने एक ही तरह की स्थिति में अलग अलग तरह से काम किया। कई साल पहले मैं एक छोटी कंपनी की मैनेजमेंट टीम में था। हमारे ऑफिस के पास ही एक बड़ी बीमा कंपनी की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। उसके एजेंटों को इलाके बांट दिए गए थे, और हमारी कंपनी 2 एजेंटों के हिस्से में आई थी, जिन्हें मैं कार्ल और जॉन का नाम देना चाहूँगा। एक सुबह कार्ल हमारे ऑफिस में आया और उसने बातों में यूं ही यह जिक्र किया कि उसकी कंपनी में एग्जीक्यूटिव के लिए हाल ही में एक नई बीमा पॉलिसी शुरू की गई, जिसमें हमारी बाद में दिलचस्पी हो सकती है, और जब पॉलिसी के पूरे डिटेल्स आ जाएंगे तब वह हमारे पास आएगा। उसी दिन जॉन ने हमें कॉफ़ी ब्रेक के बाद फुटपाथ पर वापस लौटते हुए देखा, और उसने चिल्लाकर कहा, ल्यूक जरा ठहरो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बढ़िया खबर है। उसने जल्दी में और बहुत रोमांचित होकर हमें बताया कि उसी दिन उसकी कंपनी ने एक बेहतरीन पॉलिसी शुरू की है। इसी पॉलिसी का जिक्र कार्ल ने हल्के फुल्के ढंग से किया था। जॉन ने कहा कि क्यों न हम लोग इसके पहले ग्राहक बन जाए। उसने हमें कवरेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपनी बात यह कहते हुए समाप्त की, यह पॉलिसी इतनी नई है कि मैं अपने ऑफिस से पूरी जानकारी कल ही ले लूँगा। इस बीच हमें औपचारिकताएं
पूरी कर ले और अपने आवेदन पर हस्ताक्षर करके उन्हें भिजवा दे, ताकि कंपनी व्यक्तिगत रूप से पूरी जानकारी दे सके। उसके उत्साह और रोमांच से हम उत्साहित और रोमांचित हो गए। हालांकि हमारे पास उस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। जब हमें पूरी जानकारी मिली तो वह जॉन की बताई जानकारी के अनुरूप ही थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि जॉन ने न सिर्फ हम में से हर एक को पॉलिसी बेच दी, बल्कि बाद में हमारे कवरेज को दुगुना भी कर दिया। कार्ल भी हमें यह पॉलिसी बेच सकता था, परंतु उसने हमें इन पॉलिसियों के प्रति इच्छा जगाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी हैं और खुद का भला करना चाहते हैं। इस वजह से उस दुर्लभ व्यक्ति को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहता है। उसके बहुत कम प्रतियोगी होते हैं। प्रसिद्ध वकील और अमेरिका के महान बिजनेस लीडर ओवेन डी यंग ने एक बार कहा था, जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ यही एक बात सीख ले कि किस तरह दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से सोचा जाए और स्थिति को दूसरे के नज़रिए से देखा जाए, तो यह आपके करियर की प्रगति में आधार स्तंभ साबित हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से स्थिति को देखने और उसमें इच्छा जगाने का यह मतलब नहीं कि आप सामने वाले का शोषण करना चाहते हैं और उससे ऐसा कोई काम करवाना चाहते हैं जिससे उसे नुकसान हो और आपको फ़ायदा। इसमें दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। मिस्टर वर्मिलन को लिखे पत्र में दिए गए सुझावों पर अमल करने से पत्र भेजने वाले और पत्र पाने वाले दोनों को ही लाभ हुआ। बैंक और मिसेज एंडरसन दोनों को ही उस पत्र से लाभ हुआ, क्योंकि बैंक को एक बढ़िया कर्मचारी मिला और मिसेज एंडरसन को एक अच्छी नौकरी मिल गई। और बीमे के उदाहरण में भी जॉन को मिस्टर ल्यूकास के बीमे का कमीशन मिला और मिस्टर ल्यूकास को एक बढ़िया बीमा पॉलिसी मिल गई। दूसरे व्यक्ति में काम करने की इच्छा जगाने का और दोनों ही पक्षों को लाभ पहुंचाने का एक और उदाहरण हमें सेल ऑयल कंपनी के माइकल ई वीरन के अनुभव से मिलता है। माइकल वॉरविक रॉड आइलैंड में एक कंपनी का टेरिटरी सेल्समैन है। माइक अपने जिले का नंबर 1 सेल्समैन बनना चाहता था, परंतु एक सर्विस स्टेशन के कारण वह नंबर 1 सेल्समैन नहीं बन पा रहा था। इस स्टेशन का मालिक बुजुर्ग था और वह इसके आधुनिकीकरण के लिए राजी नहीं हो रहा था। उस स्टेशन की हालत बहुत ख़राब थी और इसीलिए वहां पर बिक्री लगातार घटती जा रही थी। स्टेशन के आधुनिकीकरण के बारे में माइक के आग्रहों को मैनेजर अनसुना कर देता था। कई प्रयासों और लंबी चर्चाओं के बाद, जिनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, माइक ने यह फैसला लिया कि वह मैनेजर को अपने इलाके का सबसे नया सेल स्टेशन दिखाएगा। मैनेजर नए स्टेशन की सुविधाओं से बहुत प्रभावित हुआ और जब माइक अगली बार उससे मिलने गया तो उसने देखा कि उसने अपने स्टेशन के आधुनिकीकरण करवा लिया था और उसकी बिक्री भी बढ़ गई थी। इस वजह से माइक अपने ज़िले में नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच गया। बातों से चर्चाओं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, परंतु मैनेजर के मन में तीव्र इच्छा जगाने से उसे आधुनिक स्टेशन दिखाने से उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था और इससे मैनेजर और माइक दोनों को ही फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर लोग कॉलेज में जाते हैं, वे वर्जिल पढ़ना सीख लेते हैं, वे कैलकुलस के रहस्य जान लेते हैं, परंतु वे यह नहीं जान पाते कि उनके मस्तिष्क किस तरह काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने एक बार इफ़ेक्टिव स्पीकिंग पर युवा कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए एक कोर्स आयोजित किया। यह सभी युवा एक बड़े एयर कंडीशनर निर्माता करियर कॉरपोरेशन के कर्मचारी बनने वाले थे। एक प्रतिभागी दूसरों से यह बात मनवाना चाहता था कि वे खाली समय में बास्केटबॉल खेले और उसने अपनी बात को इस तरह से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग बास्केटबॉल खेलो, मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं, परंतु जब भी मैं जिम जाता हूं मुझे वहां पर गेम शुरू करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं मिल सकते नहीं मिलते। हम में से 2-3 लोगों ने पिछली रात को बॉल इधर उधर फेंकी थी। मैं चाहता हूं कि आप सब आज रात को जिम आए, मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं। क्या उसने इस बारे में बात की? आप क्या चाहते हैं? आप ऐसे जिम्नेशियन
में नहीं जाना चाहते जहाँ कोई नहीं जाता। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं कि वह क्या चाहता है। क्या वह आपको बता सकता था आपको जिम क्यों जाना चाहिए? आपको जिम जाने से क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल, ज़्यादा उत्साह, अच्छी भूख, ज़्यादा तेज दिमाग, आनंद, गेम्स, बास्केटबॉल। मैं प्रोफेसर ओवर स्ट्रीट को बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति से काम करने की प्रबल इच्छा जगाए। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। हमारे ट्रेनिंग कोर्स का एक विद्यार्थी अपने छोटे बच्चे को लेकर परेशान था। बच्चे का वजन कम था और वह ठीक से खाना नहीं खाता। उसके माँ बाप ने उसी तरीके का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोग करते हैं। वे उसे डांटते फटकारते रहे, उसके पीछे पड़े रहे। मम्मी चाहते है कि तुम यह खाना खाओ, पापा चाहते हैं कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। क्या बच्चे ने इन बातों पर ध्यान दिया? उतना ही जितना आप बालू से भरे समुद्र तट पर बालू के एक कण की तरफ देते हैं। जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह यह उम्मीद नहीं करेगा कि 3 साल का छोटा बच्चा अपने 30 साल के पिता के नज़रिए को समझ सकेगा, परंतु उसके पिता उससे ठीक यही उम्मीद कर रहे थे। यह तो सरासर बेवकूफ़ी थी, पर आखिरकार पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद उन्होंने खुद से पूछा, बच्चा क्या चाहता है? मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा कैसे बना सकता हूँ? जब उसके पिता ने इस तरह सोचना शुरू किया तो उनके लिए समस्या का हल ढूंढना आसान हो गया। बच्चे के पास एक तिपहिया साइकिल थी और ब्रुकलिन के अपने घर के सामने की सड़क पर साइकिल चलाना उसे बहुत पसंद था। इसी मोहल्ले में कुछ घर छोड़कर एक बड़ा बच्चा रहता था जो इस छोटे बच्चे की तिपहिया साइकिल छीन लेता था और खुद चलाने लगता था। स्वाभाविक रूप से इसके बाद छोटा बच्चा दौड़कर अपनी माँ से शिकायत करता था और माँ आकर उस बड़े बच्चे को साइकिल पर से उतरवा कर छोटे बच्चे को फिर से साइकिल दिलवा देती थी। यह लगभग हर रोज होता था। छोटा बच्चा क्या चाहता था यह जानने के लिए किसी शर्लॉक होम्स की ज़रूरत नहीं थी। उसका गर्व, उसका क्रोध महत्वपूर्ण दिखने की उसकी इच्छा जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यह चाहते थे कि वह उस बड़े गुंडे से बदला ले, उसकी नाक पर मुक्का मारकर उसे धूल चटा दे। और जब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर वह अपनी माँ के कहे अनुसार अच्छी तरह से खाएगा तो एक दिन वह उस गुंडे को पीट सकेगा। एक बार बच्चे को यह समझ में आ गया कि अच्छी तरह से खाने पर वह उस गुंडे की पिटाई कर सकेगा। जब उसके पिता ने उससे यह वादा किया कि ऐसा सचमुच होगा तो फिर बच्चे ने अपनी माँ के बताए अनुसार खाना शुरू कर दिया। वह बच्चा पालक, हरी सब्जियां, फल सब कुछ खाने लगा, सिर्फ इसीलिए ताकि वह इतना बड़ा हो जाए कि उस बड़े गुंडे की पिटाई कर सके जो उसका अक्सर अपमान किया करता था। इस समस्या के बाद माँ बाप ने दूसरी समस्या पर ध्यान दिया। बच्चे की आदत थी कि वह रात को अपना बिस्तर गीला कर देता था। वह अपनी दादी के साथ सोता था। सुबह दादी उठती थी, बिस्तर छूती थी और कहती थी, देखो जॉनी, तुमने आज रात को बिस्तर में ही सुसु कर दी। बच्चा जवाब देता था, नहीं दादी, मैंने नहीं की, आपने ही की होगी। डांटने से, चीखने चिल्लाने से, उसे शर्मिंदा करने के से, बार बार यह बताने से कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माता पिता को यह पसंद नहीं है, किसी भी उपाय से समस्या नहीं सुलझी। माँ बाप ने अपने आप से पूछा, हम बच्चे के मन में यह इच्छा कैसे पैदा करें कि वह बिस्तर पर गीला ना करे? वह बच्चा क्या चाहता था? पहली बात तो यह कि वह दादी की तरह नाइट गाउन नहीं पहनना चाहता था बल्कि अपने डैडी की तरह पैजामा पहनना चाहता था। दादी उसकी रात की हरकतों से परेशान हो चली थी, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह बिस्तर गीला करने की आदत छोड़ देगा तो वे उसे पाजामा दिलवा देगी। दूसरी बात यह कि बच्चा अपना अलग बिस्तर चाहता था। दादी ने उसकी यह बात भी मान ली। उसकी माँ उसे ब्रुकलिन के एक डिपार्टमेंट स्टोर में लेकर गई और सेल्स गर्ल को आंख का इशारा करते हुए कहा, यह छोटे महाशय कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। सेल्स गर्ल ने उसे महत्व देते हुए कहा, यंग मैन, मैं आपको क्या दिखाऊं? वह पूरी ऊंचाई तक तनकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं अपने लिए एक बिस्तर खरीदना चाहता हूं। जब उसे यह बिस्तर दिखाया गया जो उसकी माँ उसके लिए खरीदना चाहती थी तो माँ ने सेल्स गर्ल को आंख का इशारा कर दिया और सेल्स गर्ल ने छोटे बच्चे को उस बिस्तर को खरीदने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन बिस्तर घर पहुंचा और उस रात जब उस
उसके पिता घर लौटकर आए तो बच्चा दरवाजे तक दौड़ता हुआ गया और चिल्लाते हुए उन्हें बताया, डैडी डैडी ऊपर आओ, मेरा नया बिस्तर देखो, मैंने इसे खरीदा है। पिता ने बिस्तर देखा और चार्ल्स श्वास की सलाह का पालन करते हुए उसकी दिल खोलकर तारीफ की और मुक्त कंठ से सराहना की। इसके बाद पिता ने पूछा, तुम इस बिस्तर को तो गीला नहीं करोगे? बच्चे ने कहा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बिस्तर को गीला करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बच्चे ने अपना वादा निभाया। आखिर इससे उसकी इच्छा, उसका गर्व जुड़ा हुआ था। उसने अपने लिए खुद की मर्जी से नया बिस्तर खरीदा था और उस पर वह अपना नया पाजामा पहनकर सोया था। वह एक बड़े आदमी की तरह व्यवहार करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। एक और पिता के टी डचमैन और टेलीफोन इंजीनियर थे। हमारे कोर्स में के यह विद्यार्थी भी अपनी 3 साल की बेटी को नाश्ता करने के लिए तैयार कर पाते थे। बच्ची पर डांटने, फटकारने, मनाने, बहलाने, फुसलाने का कोई असर नहीं हुआ। माता पिता ने खुद से पूछा, हम किस तरह इसमें खाने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। छोटी बच्ची को अपनी माँ की नकल करने में बड़ा मज़ा आता था। वह चाहती थी कि वह जल्दी से बड़ी हो जाए। इसलिए एक सुबह उन्होंने बच्ची को कुर्सी पर बैठा दिया और उसे अपना नाश्ता बनाने दिया। जब छोटी बच्ची कढ़ाई में अपना नाश्ता हिला रही थी तो योजना के हिसाब से इसी मनोवैज्ञानिक क्षण में पिता किचन में आए और बच्ची ने उत्साह से कहा, देखो डैडी, आज मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। उस दिन उसने बिना किसी के कहे 2-4 बार नाश्ता किया, क्योंकि उस नाश्ते में उसकी रुचि थी। उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास था। उसने नाश्ता बनाने में आत्म अभिव्यक्ति का नया मार्ग खोजा था। विलियम विंटर ने एक बार कहा था, आत्म अभिव्यक्ति इंसान के स्वभाव की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। हम इसी मनोवैज्ञानिक सूत्र को अपने बिजनेस में क्यों नहीं उतार पाते? जब भी हमारे दिमाग में कोई बढ़िया विचार आए तो उसे हम अपने विचार के रूप में दूसरों के सामने पेश क्यों करें? इसके बजाय हम ऐसे तरकीब क्यों ना करें कि यह विचार उनके दिमाग में अपने आप आ जाए। तब उन्हें यह विचार अपना लगेगा और वे इसे पसंद करेंगे और शायद वे इसे बिना किसी के कहे अपनी इच्छा से ही मान लेंगे। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति से काम करने की प्रबल इच्छा जगाए। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। सिद्धांत 3, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाए। पार्ट 6। संक्षेप में, लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके: बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाए तक हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। और ये था हमारा लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला डेल कार्नेगी का पार्ट 6। तो जल्द ही मिलेंगे पार्ट 7 के साथ। लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके के बारे में जानेंगे और वो 6 तरीका क्या होगा आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आप इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं और आपको ये पुस्तक में मिली हुई ज्ञान अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।